35,000 का हमने इंजेक्शन दिया है और 35,000 का एक और देने वाले हैं। सबसे महंगे वेंटिलेटर पे उनको रखा है और सबसे महंगा वाला बाईपैप हम उन्हें दे रहे हैं। इस वजह से आपको 4 लाख रुपए और देने। यहाँ पे आके एक चेस्ट फिजिशियन ने ये बात कही थी कि आपको ये सब देना पड़ेगा। जो 40,000 इंजेक्शन बता वो मार्केट में 700 के मिल रहा है, 40,000। सर हमें उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता है। उन्होंने बस कहा था कि जीवन रक्षक वो इंजेक्शन है और वो हमने लगा दिया है। डॉक्टर ने कहा कि हम लगा देंगे, उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं लगा दिया है, हम पूछेंगे नहीं, हम पेशेंट को बचाएंगे, हमने लगा दिया और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। इतने सब के बाद मेरी दीदी कहाँ क्यों मर गई, कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ 6 दिन, क्या खाया उसने, क्या पिया, कौन सी दवाएं, टेस्ट, प्लीज़ हम हाथ जोड़े। मेरे पिताजी इस स्थिति में नहीं है कि इस समय वो यहाँ आके मीडिया से बात कर सके। मेरी दीदी के बारे में हमें बता दीजिए कि 6 दिन उनके साथ क्या हुआ, कैसे तड़प तड़प के मेरी दीदी ने यहाँ जान दी है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी दीदी के लिए, इंसाफ के लिए आप लोग मेरा साथ दीजिए। नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं न्यूज़ लॉन्ड्री। हाल ही में पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्रा जी की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा का देहांत हो गया। उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हाल ही में इस बीच उनकी बड़ी बहन नम्रता मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने वाराणसी के निजी अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी। आज हमारे साथ मौजूद है नम्रता मिश्रा, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वाराणसी की निजी अस्पतालों में चल क्या रहा है। स्वागत है। नमस्कार। देखिए, ये किस तारीख की बात है, कब उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और कैसे आपने अस्पताल ढूंढा? देखिए, करीब 19-20 तारीख की बात है जब दीदी को वॉमिटिंग होनी शुरू हुई और उन्हें कोई भी शिकायत नहीं थी सिवाय वॉमिटिंग के, और लगातार उन्हें वॉमिट हो रहा था। एक दिन में 10-12 वॉमिटिंग हुई उन्हें। तो हम लोगों ने, हमारे एक डॉक्टर हैं फैमिली डॉक्टर, उनको फ़ोन करके दवाएं पहले पूछी। जब उससे नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने इंजेक्शन लगवाया, एक हमारी नर्स है वो, उन्होंने आके इंजेक्शन लगाया। उससे भी जब नेक्स्ट डे उनकी उल्टी नहीं रुकी और बहुत वीकनेस हो रही थी तो घर में ही हम लोगों ने ड्रिप चढ़वा दिया और करीब 23 तारीख तक वो ठीक थी, मतलब ड्रिप चढ़ा था और उल्टी रुक चुकी थी, लेकिन बस वीकनेस थी। और जब भी वो कुछ खा पी रही थी तो फिर उन्हें वॉमिटिंग सेंसेशन होता था और वॉमिट हो जाता था कभी कभी। तो हम लोग इस बात से थोड़े डर गए थे कि बिल्कुल उल्टी रुकेगी नहीं, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तब तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थी तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर सामने से देखना नहीं चाहते थे, लोग फ़ोन पर ही दवा बता रहे थे। ऐसे में डॉक्टर रोहित गुप्ता जी हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत पुराने संबंध हैं, तो उनके बेटे जो हैं, पता चला कि वो अभी बैठ रहे हैं, वो देख रहे हैं मरीज़ को। तो हम लोग दीदी को वहाँ लेके गए, डॉक्टर अत्रि गुप्ता, और उन्होंने दीदी को एग्जामिन किया और कुछ टेस्ट भी कराए, उनके ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़ें, और उन्होंने बताया कि इनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो उस समय 85-86 के करीब चल रहा था, जो कि उन्हें लगा कि ठीक नहीं है और अगर 1-2 दिन हम लोग और वेट करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल नीचे आ सकता है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उन्हें एडमिट कर देना चाहिए। तो हम लोग क्योंकि जानते नहीं थे कि कहाँ एडमिट करना ठीक होगा, BHO और इन सब की खबरें आ रही थी कि कहीं बेड नहीं है, बिल्कुल त्राही त्राही मची हुई थी बनारस में। तो उनसे ही हम लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप बता दीजिए कि हम लोग को कहाँ पे एडमिट कराना चाहिए, बेस्ट क्या होगा। तो वो बोले कि इस समय मेडविन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और मैं अपने पेशेंट्स को वहीं पर रेफ़र करता हूँ, अच्छा इलाज हो रहा है और पूरी कोशिश करते हैं वो लोग मरीज़ को ठीक करने की। तो हम लोगों ने फिर, क्योंकि वहाँ पर भी बेड नहीं था, और हम लोगों ने DM साहब से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, पिताजी ने अपना रेफरेंस दिया और अपना कह के, तो फिर DM साहब जी ने ये काम किया कि उन्होंने वहाँ पे एक हम लोग को बेड उपलब्ध करा दिया और 24 तारीख को हम लोग दीदी को वहाँ लेके चले गए एडमिट कराने के लिए सुबह। कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप बता रही हैं कि जो अस्पताल था उन्होंने आपको उनसे बात तक नहीं करने दी और मौके पर जो डॉक्टर थे वो भी मौजूद नहीं थे, क्या कुछ था ये? देखिए, सबसे बड़ी जो हम लोगों को तकलीफ़ है वो इसी बात की है कि हम लोगों को 24 तारीख से लेकर 29 तारीख की रात तक दीदी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। जब हम लोगों ने 24 तारीख को एडमिट किया था तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ कोई अटेंडेंट रुकता नहीं है, आप छोड़ के चली जाएंगी और जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा सब एक बार तो उनको देख सकते हैं हम लोग आके। तो वो बोले कि ठीक है, हमारे यहाँ बाहर रिसेप्शन पे एक TV लगा हुआ है, CCTV का उसमें फुटेज आता है। तो उन्होंने कहा कि आप 2 बजे से 4 बजे तक, हमारे यहाँ 2 घंटे का समय फिक्स है, इसमें आके आप अपने मरीज़ को देख सकते हैं एक बार। 10 नंबर बेड था उनका। तो हम लोग
हम लोग कहा ठीक है। तो जब वो एडमिट हुई 24 तारीख को, तो उन्होंने ये फुटेज दिखाई थी हम लोगों को कि ये 1 नंबर 2 नंबर करके 10वें नंबर बेड पे वो गए और वहाँ पे मेरी दीदी लेटी हुई थी। और उस समय क्योंकि तुरंत एडमिट हुई थी तो उनको एडमिट किया जा रहा था, उनको लिटा के, और मतलब ड्रिप चढ़ाने की वो तैयारियां चल रही थी। तो बस इतना देखा हम लोगों ने और फिर उनको एडमिट करके हम लोग चले आए, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी मेरी, और उनका भी कोविड पॉजिटिव था। तो हम लोग उनको भी लेके थोड़े परेशान थे, तो उनको एडमिट करके हम लोगों ने वहाँ 1 लाख रुपये जमा किए। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए जमा करने हैं। मेरे पास कैश 50,000 था और 50,000 मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। फिर हम लोग घर चले आए और शाम को मेरी दीदी जब वापस गई, किरण दी जो मुझसे बड़ी हैं, तो उन्होंने जाके वहाँ पे डॉक्टर साहब से फिर रिक्वेस्ट की, उनसे बात की बहुत सारी कि कैसे होगा, क्या होगा आगे। तो उस समय भी वो गोलमोल ही बात करते रहे कि हमारा नीचे CCTV ख़राब हो गया है, टीवी किसी ने डैमेज कर दिया है, जब आपको ठीक हो जाएगा तो बता दिया जाएगा कि अब आप आके देख सकती हैं। और तभी वो ये कह रहे थे कि इतना महंगा इलाज हो गया है, 40,000 का एक इंजेक्शन लगाया जाएगा उनको। और फिर तो तब से उनकी वाइफ निकल के आई, बोली कि अरे नहीं 40,000 का लगाया क्या जाएगा, हमने लगा दिया, हमने कोई वेट नहीं किया आपसे पूछने का, मुझे मालूम है कि आपकी दीदी हैं और मैंने लगा दिया है 40,000 का, और अभी 35,000 का एक और इंजेक्शन है, वो भी हम लगाएंगे उनको और ठीक हो जाएंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए। और वो बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे यहाँ भगवान भी इलाज करते हैं डॉक्टर के साथ। देखिए हमारे यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है, हर तरफ भगवान की मूर्तियाँ, उनके गुरुजी की फ़ोटो और ये सारी चीज़ें लगी हुई थी, और सभी लोग वहाँ तिलक विलक लगा के और वैसे थे। तो हम लोग को लगा कि शायद सज्जन लोग हैं ये लोग, और वाकई ये लोग सेवा भाव से मरीज़ों को देख रहे हैं। तो उस समय भी दीदी ने 50,000 रुपये फिर उन्होंने कार्ड से पे किया था। तो टोटल 1.5 लाख रुपए लिए उन्होंने, और उस दिन भी मिलने नहीं दिया था। बस 24 तारीख को ये हुआ था कि हम लोगों ने सुबह शाम मिला के 1.5 लाख रुपए उनको जमा किए थे। तो आपने पूछा कभी प्रशासन से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? देखिए हमारे यहाँ क्योंकि मम्मी भी तबीयत ख़राब थी, दीदी 24 को एडमिट हुई, 25 तारीख को मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई और उनका भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। तो हम लोग फिर इस प्रक्रिया में लग गए कि अब उन्हें कहाँ एडमिट कराएं। फिर हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात की और ओरियाना हॉस्पिटल जो कि रविंद्रपुरी कॉलोनी में है, वहाँ पे उनको एडमिट करा दिया, विमेंस जो फीमेल वार्ड था, और वहाँ हम लोग को पूरा कोऑपरेट किया गया। उन लोगों ने भी ठीक है पैसे जमा कराए, लेकिन जमा करते ही हम लोगों को पूरी रसीद दी गई, बाकायदा उनका एडमिट करने का पूरा एक फ़ाइल बना के हम लोग को दिया गया, उनके नाम का एक आई कार्ड दिया गया हमें कि यहाँ 24 घंटे एक अटेंडेंट चाहिए, आप रहें तो आप रहिए, वरना जो आएगा उसको ये आई कार्ड दे दीजिएगा, एक आदमी हमेशा यहाँ पर रहेगा। तो फिर हम तो वहीं रुक गए पूरे टाइम। सुबह 12 बजे मम्मी को एडमिट कराया था और अगले दिन सुबह 9 बजे उनकी डेथ हुई थी, 9-10 बजे। तब तक तो हम तो टोटल उन्हीं के साथ थे, तो मेरा ध्यान तो इस पे था ही नहीं। तब तक दीदी, पापा और जो दीदी की बेटी है संगीता दीदी की, ये लोग यहाँ परेशान थे कि इधर मम्मी भी एडमिट हैं, फिर नानी भी एडमिट हो गई। तो अब दीदी से मिलने के लिए और ज़्यादा लोग व्याकुल हो रहे थे कि एक बार देख लें, चेहरा देख लें। डॉक्टर साहब बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, रिसेप्शन का नंबर दिया था उन्होंने, उस पर भी बात नहीं हो पा रही थी। मैदागिन हमारे घर से थोड़ा दूर है जहाँ ये हॉस्पिटल है, तो वहाँ भी जा के दीदी और दीदी के बच्चे जो हैं पूरे टाइम लगे हुए थे कि एक बार दिखा दीजिए, शक्ल दिखा दीजिए, किस हाल में है, क्या हो रहा है। नहीं आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, कोविड में हम लोग बार बार दिखा नहीं सकते, आप ऊपर नहीं जा सकते, हम आपको फुटेज में नहीं दिखा सकते क्योंकि ख़राब है। तो हम लोग बहुत परेशान थे उस समय, एक तरफ मम्मी को लेकर और दूसरी तरफ दीदी को कोई देख नहीं पा रहा था। फिर अनफॉर्चुनेटली 26 तारीख को जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, तो 26 और 27 ये समझ लीजिए पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया हम लोगों का, उनके दाह संस्कार और इन सब में। लेकिन फिर भी पिताजी और मेरी किरण दीदी जो है ये लगातार वहाँ पे लगी हुई थी, और हम भी जाके 1-1, 2-2 घंटे नीचे बैठे। हम लोग का बस यही था कि अब मम्मी तो चली गई, बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन थी हमारी, अगर वो आ जाती तो हमारा परिवार संभल जाता, उनके बच्चे भी अनाथ होने से बच जाते, और पिताजी की भी स्थिति, क्योंकि हमारा ध्यान अब दीदी पे जाके अटक गया था कि मम्मी तो चलिए नहीं रही, दीदी बस ठीक होके आ जाए तो हमारा जो घर है वो शायद बिखरने से बच जाए। तो पूरे टाइम हम लोग प्रयास करते रहे। 27 तारीख को मोदी जी का फ़ोन आया था, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया मम्मी के लिए शोक व्यक्त करने के लिए। तो पिताजी ने उनसे बात की और कहा कि भाई साहब मेरी बिटिया भी एडमिट है, बड़ी बेटी, तो उससे हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा करिए कि उससे बातचीत हो जाए हमारी। तो फिर उन्होंने शायद कुछ प्रयास किया होगा। तो रात में 7-8 बजे के करीब डॉक्टर जो मनमोहन श्याम हैं, मेडविन हॉस्पिटल के जो मालिक हैं,
तो उनका फ़ोन आया और वो बड़े नाराज़ थे कि आप लोगों ने क्या कंप्लेन की है क्या पीएमओ ऑफिस में, और हमारे पास डीएम और सबका फ़ोन आया था, आप ऐसा करिए अपने मरीज़ को लेके जाइए और एम्बुलेंस आ रही है, आप अभी तुरंत डिस्चार्ज करिए, शुभम हॉस्पिटल है बगल में खजूरी में, वहाँ लेके जाइए, वहाँ बहुत अच्छी सर्विस है। तो हम लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की है, हम सिर्फ देखना चाहते हैं एक बार दीदी को, आप समझिए हम लोगों की हालत, एक बार दिखा तो दीजिए, एक बार बात करा दीजिए किस हाल में हैं। और तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आप आके ले जाइए, यहाँ से आप एम्बुलेंस बुलाइए। तो हम लोगों ने फिर डीएम साहब से बात की और सच कहें उस समय हम लोग डरे हुए थे कि अगर डॉक्टर साहब नाराज़ हो गए और कुछ भी हो जाता है उनको ऊपर से लाने में या हॉस्पिटल तक जाने में, रास्ते में एम्बुलेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग इतना टेक्निकल बातें नहीं जानते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। तो हम लोगों ने कहा कि पापा कुछ नहीं चाहिए, बस आप कह दीजिए डीएम साहब से कि एक बार हम लोग को दीदी से बात करा दे, दिखा दें एक बार उनकी शक्ल। तब जाके फिर 28 तारीख की रात में 9 बजे डीएम साहब ने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने फिर एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके और पिताजी की, मेरी, डॉक्टर साहब की और डीएम साहब 4 लोग लाइन पे थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी बात कराता हूँ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि आप तुरंत अभी गुरुजी की बात कराइए उनकी बेटी से कैसे भी करके। तो 9 बजे के बाद उनका फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, वीडियो कॉल पर थे वो, और उसमें किसी को शायद उन्होंने ऊपर भेजा होगा, वो दीदी को सामने उस पर रखे हुए थे कैमरे पे, डॉक्टर साहब थे, इधर हम लोग थे। तो हम लोग उन्हें देखा कि बस दीदी बैठी हुई हैं, मशीनें वगैरह लगी थी, हाथ वाथ में पट्टियाँ बंधी हुई थी और दीदी अच्छी स्थिति में तो नहीं थी। 28 तारीख की रात में वो बोल नहीं पा रही थी, तो पता नहीं समझ भी रही थी कि नहीं पता। और फिर कैमरा उनके और पास ले जाया गया, वो लगातार डॉक्टर साहब ही बोले जा रहे थे खिलाओ इनको, काढ़ा पिलाओ, देखिए खिलाओ। उस जो 1 मिनट की जो बात हुई उसमें भी वो लगातार उनको कुछ ना कुछ खिलाए जा रहे थे मुँह में। वो क्या बोल रही थी कुछ हम लोग को वो नहीं हुआ, बस देख लिया कि वो जीवित हैं। तो उसके बाद तुरंत फ़ोन कट गया और उन्होंने फिर पिताजी से बात की फ़ोन करके। तो पिताजी ने कहा कि भाई धन्यवाद, बस यही चाहिए था हम लोग को, एक बार देख लिया, आप पे भरोसा है डॉक्टर साहब, आप ठीक कर दीजिए हमारी बेटी को। पत्नी भी जा चुकी हैं, अब बच्चे हमारे अनाथ हो जाएंगे, आप हमारी बड़ी बेटी को ठीक कर दीजिए। बस इतनी बात हुई थी उनसे। और 29 तारीख की रात में 10 बजे करीब उनका फ़ोन आया डॉक्टर साहब का कि आपके पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और शायद उनके हार्ट में कि शायद लंग्स में बताया कि ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई है और ये रेयर बीमारी है, किसी मरीज़ को ही होती है और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता। तो हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, आप BHU रेफ़र कर दीजिए, कहीं तो भेजिए। तो बोले नहीं, मैं ही हूँ जो कि ऐसे लगातार लग के और इसका इलाज कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी डॉक्टर इतना समय नहीं देगा जितना मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, और अब हो सके तो आप लोग आ जाइए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा और रहेंगी ये। तो ये सुन के तो बिल्कुल हड़कंप मच गया घर में। 11 बजे हम अपने जीजा जी के साथ गए वहाँ मेडविन हॉस्पिटल और 11 बजे से लेके हम लोग करीब 2:30 बजे तक वहीं नीचे खड़े रहे और लगातार डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बिज़ी थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, रिसेप्शन वाले भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। आप कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, एक ऐसा मरीज़ बता दीजिए जिसको एडमिट करते समय कोई कागज़ न दिया गया हो, जिसको कभी आके बुला के ये ना कहा गया हो कि देखिए आपके मरीज़ का ये टेस्ट हुआ है, ये स्थिति चल रही है, और बस मतलब कोई दवा इंजेक्शन क्या लगा, कितना लगा, कुछ तो बताते हम लोगों को। तो आपको कोई रसीद नहीं दी गई? कोई रसीद नहीं, सिर्फ ये रिसीविंग है कि 1.5 लाख रुपए प्राप्त किया, वो एक कागज़ पे पेन से लिख के दे दिया है उन्होंने डेट के हिसाब से। इसके अलावा कोई हमारे पास रसीद थी ही नहीं। 1.5 लाख के अलावा भी जैसे आप बता रही हैं कि कभी इंजेक्शन खुद लगा देते थे, दवाइयाँ खुद मंगवा के उनको दे दी जाती थी, तो उसका कोई बिल आपको दिया गया? और अगर नहीं दिया गया है तो कितने रुपए आपसे डिमांड की जा रही है? अभी उन्होंने हमसे 4 लाख रुपए मांगे हैं और ये तब की बात है, देखिए पहले तो 25 तारीख को जब मेरी दीदी की बेटी उनसे मिलने गई थी और वो घंटों नीचे खड़ी रही कि डॉक्टर साहब एक बार हमें दिखा दीजिए, मम्मी को देखना है। तो पहले तो वो नहीं मान रहे थे, रूल नहीं है। फिर उन्होंने 1700 रुपये का एक PPE किट दिया उस बच्ची को और वो ऊपर गई और दूर से उसने अपनी मम्मी को देखा और मम्मी, उसकी दीदी उस समय मतलब लेटी हुई थी, उस समय वो ठीक थी, उनके मुंह पे बाइपैप वगैरह लगा हुआ था। वो कह रही थी कि बेटा बहुत कष्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा कष्ट है। तो तब से बगल में खड़ा आदमी बोला कि नहीं, वो ये कह रही हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में सबको बहुत कष्ट है, मरीज़ों को। तो दीदी की बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, आप सबका मत देखिए, अपना देखिए, आप जल्दी से ठीक होकर घर आइए, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। बस इतनी बात हुई, फिर कहा कि अब आप जा सकती हैं। ऐसे ही जब हम 29 तारीख की रात में जब हमने बहुत ज़िद की कि हम एक बार उनको, जब तक वो जीवित हैं, एक बार दिखा दीजिए।
हो सकता है वो कुछ कहना चाहती हों। देखिए, आप समझ सकती हैं कि आपकी बहन 6 दिन से एडमिट है, आपने उनसे बात नहीं की है, उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की है, तो आप कितने बेचैन होंगे कि 6 दिन में उनके मन में क्या आ रहा है, वो क्या कहना चाहती हैं, किस परिस्थिति में हैं वो, एक बार बात कर लें। तो हमने भी उनसे कहा कि सर प्लीज़ हमें एक बार दीदी से मिलने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक नीचे जो लोग थे रिसेप्शन पे, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें खर्च होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा तब आप ऊपर जा सकती हैं। हमने कहा हम कुछ भी देंगे, आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, हमें एक बार दीदी को जब जिंदा है तो हमें दिखा दीजिए। तो क्योंकि वो कह ही चुके थे कि कुछ घंटे मतलब आधे घंटे और 20 मिनट और बार बार यही कह रहे थे वो। तो हम जब ऊपर गए तो उन्होंने हमें वही सब चीज़ें सारी पहनाई और ऊपर आईसीयू में लेके गए। बहुत सारे मरीज़ थे, 1-2 ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं था, कहीं भी कोई भी मरीज़ था। तो अंदर जाके हमें दिखाया कि दीदी लेटी हुई थी, कोई मूवमेंट नहीं था और उनके मुंह में नाक में सब जगह नलियाँ वलियाँ गई हुई थी, वेंटिलेटर पे थी। और उन्होंने भी बोला कि देखिए कोई ना पल्स है ना उनकी हार्ट बीट चल रही है, कुछ नहीं है, अब ये नहीं है, तो आप वेट करिए, आधे घंटे में आप इनको डेड बॉडी लेके जा सकती हैं। पर रात के 2:30 बज रहे थे और कोविड का समय है, कोविड मरीज़ के लिए देखिए कोई रिलेटिव भी नहीं आता उनको ले जाने के लिए। तो हम लोगों ने कहा कि सर सुबह 5 तो बज जाने दीजिए, तब हम लोगों को एम्बुलेंस मिलेगी, यहाँ से सीधे हम लोगों को घाट जाना होगा, लोग जुटाने होंगे, सारा चीज़ करना है, तो हम लोग कम से कम दिन निकल जाने दीजिए। तो वो इस पर भी नाराज़ होते रहे कि नहीं आप तुरंत ले जाइए, हम लोग वेट नहीं करेंगे, आप लोग अभी। फिर भी हमने रिक्वेस्ट की, हमने कहा नहीं हम 5 बजे के पहले तो नहीं आ पाएंगे सर। तो हम वापस चले आए और फिर 5 बजे के पहले डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया कि आप लेके जाइए, बहुत देर हो गई, अब हम लोग और इंतज़ार नहीं करेंगे। तो हम अपने जीजा जी और मेरे दीदी के जो बेटा है कृष्णा उपाध्याय, उसके साथ हम लोग गए ऑटो से और वहाँ जाके वेट कर रहे थे 5 बजे। तो उन्होंने कहा कि हम अभी रुक जाइए, 7 बजे देंगे। तो हमने कहा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब हम 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ वेट करेंगे, जब हो गया है सब कुछ। अभी तो आप फ़ोन कर करके बार बार बुला रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि अभी और 2 घंटा वेट करिए। हमने कहा हम यहीं पे खड़े रहेंगे, आप दे दीजिए मेरी दीदी की बॉडी। तो 6 बजे करीब, इस बीच में वो कई बार हमें अंदर बुलाते रहे और कुछ ना कुछ। हमने उनसे कहा कि सर उनका कोई फ़ाइल तो दीजिए, क्या हुआ था उन्हें, कौन कौन सी दवाइयाँ सुई। बोले कि ये सब बातें बाद में करेंगे, आप ले जाइए, आज क्रियाक्रम अपना ये सब काम करिए, कल आइएगा तब हम आपको दे देंगे ये सब चीज़ें। तो हमने कहा डेथ सर्टिफिकेट तो दीजिए, वहाँ घाट पे मांगा जाएगा, आधार कार्ड और डीसी के बिना वो लोग नहीं कुछ करते हैं। तो वो फिर बहुत मुश्किल से, उसमें भी उन्होंने आधा घंटा लगाया, अंदर गए और क्या क्या करके हैंड रिटन एक डेथ सर्टिफिकेट बना के दे दिया। और उन्होंने कहा कि देखिए अभी आप शाम को गई थी ऊपर मैडम को देखने के लिए अपनी दीदी को, तो 25,000 रुपये आपको अलग से पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ रूल नहीं है, हम लोगों ने बियॉन्ड रूल जाके आपको ऊपर जाने दिया था, तो 25,000 रुपये आपको देने होंगे। मतलब उन्होंने हर एक छोटी चीज़ का आपसे पैसा मांगा था। तो फिर क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने उस समय मेरे पास कैश भी नहीं था, तो हमने अपना ATM कार्ड कृष्णा उपाध्याय जो मेरे भांजे हैं उनको दिया और कहा कि आसपास में जो भी ATM हो कहीं से भी पैसे निकाल के लेके आओ बेटा, 25,000 रुपये। तो वो गया और लेके आया वहाँ से, और तब तक दीदी की डेड बॉडी आ गई और वो ब्लैक कलर का जो रैपर था उसमें उन्होंने रैप कर रखा था बहुत कस के, बहुत बुरी तरह से। और इतनी बेदर्दी से वो बॉडी लेके आ रहे थे कि कोई रिस्पेक्ट नहीं थी कि ये एक इंसान की बॉडी है और उसके रिलेटिव नीचे खड़े हुए हैं। और क्योंकि दीदी की शक्ल नहीं देखी थी हमने, तो हमें एक डाउट सा हुआ। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, आप हमको जब तक शक्ल नहीं दिखाएंगे हम नहीं लेके जाएंगे, किसकी बॉडी है, क्या लपेट के दे रहे हैं हमें नहीं पता। और वो लोग बॉडी के लिए भी लादी शब्द यूज़ कर रहे थे, हाँ आपकी लादी ऊपर से आ गई है, लादी को अब यहाँ लगवाओ, लादी को अब एम्बुलेंस में डलवाओ। तब तक हम लोगों ने किसी तरह एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी फ़ोन करके इंटरनेट से, तो उन्होंने ला के रख दिया। तो हमने कहा कि देखिए आपने 25,000 रुपये लिए हैं मुझसे ऊपर दीदी से मिलवाने के लिए, अब आप किसी भी तरह इनकी शक्ल देखे बिना हम नहीं जाएंगे, आप उन्हीं पैसों में हमें दीदी की शक्ल भी दिखाइए, हम एक फ़ोटो लेंगे, क्योंकि दीदी पिताजी हैं, दीदी के बच्चे हैं। अगर किसी की इच्छा होती है कि आप मौसी अकेले ही अकेले गई, दीदी का दाह संस्कार करके सब करके आ गई, शक्ल तो दिखाती हैं एक बार उनकी, यहाँ लाना तो अलाउड नहीं था कोविड केस में। तो बहुत मुश्किल से फिर अंदर से 2 लोग आए और पूरा वो लोग अपना मास्क वास्क लगा के सब करके आए, 2 लड़के, और उन लोगों ने खोल के दीदी का चेहरा, सिर्फ चेहरा दिखाया। और बहुत ही वो दृश्य जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। दीदी का चेहरा इतना अजीब लग रहा था, उनके मुंह से नाक से ब्लड निकल रहा था और आंखें खुली हुई थी उनकी।
हमने एक फ़ोटो भी क्लिक किया उस समय अपने मोबाइल से, और उसके बाद हम लोग 6-6:15 बजे के करीब सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट लेके वहाँ से चले गए, सीधे घाट चले गए, और वहाँ पे फिर जीजा जी ने सारा सब दाह संस्कार वगैरह का काम किया। ये केवल इसी हॉस्पिटल की कहानी है या फिर शहर में जितने भी निजी अस्पताल हैं सब जगह इसी तरह लूट मची हुई है? देखिए, जब तक खुद पे नहीं गुजरती हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोग को वही मालूम होता है जो न्यूज़ पे आ रहा है, जो हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं। और ये रोज़ की न्यूज़ थी कि आज ऐसा हुआ, आज वहाँ पे हंगामा किया परिजनों ने, आज पैसों की उगाही की जा रही है, ये सब है। लेकिन जब तक हमें नहीं पता था, हमें बस ये स्टोरी लगती थी कि एक न्यूज़ में आ रहा है। जैसे पहले एक डेथ जो होती थी वो भी एक नंबर ही होता था कि आज इतने कोविड मरीजों की डेथ हुई बनारस में, आज BHU से ये रिपोर्ट आई, इतने लोग मरे। लेकिन अब जब खुद पे बीती तब समझ में आया कि शायद ऐसा ही सबके साथ होता हो, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें। पिताजी इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, देखिए वो पद्म विभूषण हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक रहे हैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र से, और सभी लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं। उनके परिवार के साथ अगर ऐसा होता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बिल्कुल ही आम जो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, उनके साथ डॉक्टर्स कैसा करते होंगे। कहीं पर शिकायत आपने दर्ज करवाई है इस अस्पताल के खिलाफ, और अभी तक क्या एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया है? जी, देखिए, अभी 2 दिन पहले हम लोग पिताजी से पहले डॉक्टर साहब ने रात में बात की थी, और पिताजी ने उनसे सारी बात कही कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने एक बार भी मेरी बिटिया की शक्ल नहीं दिखाई, आप पैसे की भी अभी डिमांड कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बचा पाए, हुआ क्या मेरी बेटी के साथ, आप उसे पूरी जो CCTV फुटेज है 6 दिनों की, जब से दीदी एडमिट हुई थी तब से डेड बॉडी लेने तक की, वो सारी हमें चाहिए। यही मेरी डिमांड थी कि आप बताइए कि कौन कौन से दवाइयाँ सुइयाँ आप दे रहे थे दीदी को, और कौन सा वो सात्विक भोजन था, जैसा कि उन्होंने बताया कि दिन में 4 बार हम सात्विक भोजन करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, काढ़ा पिला रहे हैं। इतना सब करने के जो मरीज़ ठीक हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से अब वो बहुत ठीक है, और हो सकेगा तो हम बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ देंगे, आप उन्हें डिस्चार्ज करके ले जाएंगे। उन्होंने एडमिशन के समय ही कहा था कि देखिए अगर 4-5 दिन निकल जाते हैं तो हम श्योर हो जाएंगे कि हम ठीक कर देंगे। 6 दिन हो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। फिर जब पिताजी ने कहा कि कल मेरी बेटियां दोनों जा रही हैं, डॉक्टर साहब 12 बजे आप उनको सारी चीज़ें दे दीजिए, आप उनको सारी फुटेज दिखा दीजिए कि क्या क्या हुआ ऊपर हॉस्पिटल में बिटिया के साथ, और सारा दवाइयों का, और जितने भी टेस्ट कुछ तो किया होगा, कुछ ब्लड टेस्ट किए होंगे, कोई एक्सरे किया होगा, कोई इको वगैरह किया होगा, तो वो सारा वो रिपोर्ट दे दीजिए। तो वो पहले तो आधे घंटे कोई भी डॉक्टर देखिए ऐसे गिड़गिड़ाते नहीं है, अरे गुरुजी आप ऐसा करेंगे, दीदी आप ऐसे करेंगे, आप देखिए मैंने पूरी कोशिश की थी। हमने कहा कि नहीं, कोशिश की बात नहीं है, आप हमें पूरी डिटेल दीजिए, हमें हक है ये जानने का कि मेरी दीदी के साथ एक्चुअली हुआ क्या। 6 दिन तक वो जिंदा थी जब, तो उनके साथ क्या क्या हुआ, कोई तो ट्रीटमेंट चला होगा, या आप सिर्फ सात्विक भोजन करा के इलाज करते हैं अपने मरीज़ का, तो उसकी डिटेल दीजिए हमें। तो पहले तो वो हाँ रिक्वेस्ट करते रहे कि मैं आऊँगा, मैं समझाऊँगा, देखिए आपको ये है वो है। फिर जब हम लोग 12 बजे गए वहाँ पर, तो सब लोग मुंह छुपा के बैठ गए, और रिसेप्शन पे सिर्फ एक मामा जी करके एक आदमी है जिसका नाम हमें पता है, तो उनको भी हमने कहा कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, कहाँ हैं वो, 12 बजे का समय दिया था उन्होंने। बोले हाँ मैंने फ़ोन कर दिया है, ऊपर ICU में है, अभी आ रहे करके आधा घंटा निकाल दिया। फिर हम लोगों ने मीडिया के हमारे जो भाई लोग हैं उनको हमने फ़ोन करना शुरू किया। हमने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे हम लोग हॉस्पिटल में हैं, आप लोग अभी तुरंत आइए, अब हमको यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं जा सकते। तो करीब 1.5 घंटे हम और मेरी दीदी वहाँ पे रहे, तब तक मीडिया के भी लोग आ गए थे, और ऊपर से शायद इन लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था थाना कोतवाली पे, तो पुलिस वाले भी आ गए 8-10। तो उन लोगों ने फिर आके हम रोकना शुरू किया कि ये सब मत करिए। हमने कहा हम कर क्या रहे हैं, कोई भी आदमी उतर के आ क्यों नहीं रहा है ऊपर से, ये रिसेप्शन पे एक बंदा नहीं। आप उस फुटेज में देखेंगे कि सारा हॉस्पिटल खाली हो गया, सब लोग हमारे सामने अंदर गए और कुंडी लगा लगा के बैठ गए। अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आप नीचे आइए, एक बार तो आके ये बता दीजिए कि देखिए आप लोग हंगामा मत कीजिए, हम लोग दे देंगे, 2 दिन का समय दीजिए, हम लोग दे देंगे। वो कुछ बोले ही नहीं, सब मुंह छुपा के ऐसे बैठे रहे हैं। तो हम लोग को भी डाउट हो रहा था कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, पर क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी तो उन लोगों ने कहा कि अब आप क्या करना चाहते हैं। हमने कहा हमें FIR करना है। तो बोले कि नहीं FIR तो आप अपने थाना क्षेत्र से करेंगी, अभी आप तहरीर दे दीजिए। वो हमारे थाने में बगल में थाना कोतवाली है, तो हम वहीं पे गए उन पुलिस वालों के साथ, और वहाँ जाके हमने एक 2 पेज की तहरीर लिख के दे दी उनको, सारी उसमें डिटेल दे दी थी, और एक लिखित कंप्लेन करके उसकी फोटोस्टेट कॉपी लेके हम लोग आ गए थे। देखिए पंडित जी जो हैं, एक तरफ उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, एक तरफ उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया,
किस स्थिति में है अभी वो? देखिए, आप समझ सकती हैं 86 साल की उम्र है मेरे पिताजी की, और सीधे साधे हम लोग देखिए संगीतकार फैमिली को बिलोंग करते हैं, संगीत से ही जुड़े हैं। हमारा पूरा मिश्रा परिवार जो है वो संगीत से ही जुड़ा हुआ है। बहुत सीधे सरल संत तरीके के मेरे पिताजी हैं, और जब माताजी के बारे में सुना तभी उनका मतलब रोना नहीं रुक रहा था। वो खुद भी बीमार हैं, उनको भी टाइफाइड हो गया था ये करीब 20-25 दिन पहले, पर वो अब ठीक हैं। डॉक्टर RN वाजपेयी की दवा चली थी, पर वो बिल्कुल टूट से गए मम्मी के बारे में सुनकर। और उसके बाद जब दीदी का पता चला तो उनको, हम पूरा परिवार बस इस उम्मीद पे जी रहा था कि चलिए मम्मी अगर गई तो गई, दीदी ठीक होके आ जाएंगे तो शायद हमारा घर बच जाएगा। और उनके भी इस तरह से जाना, बिल्कुल पिताजी तो स्तब्ध हैं। वो दिन रात, हम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग रो नहीं रहे हैं, हमारा पूरा परिवार नहीं रो रहा है, सिर्फ पिताजी का मुंह देखकर कि अगर हम लोग रोना शुरू करेंगे तो उन्हें कौन संभालेगा। वो बस केवल उन्हीं को याद कर रहे हैं कि बताओ, उसको पैदा किया, छोटे से लेके इतना बड़ा किया, मेरी सबसे सीधी सादी, मेरी उसको अन्नपूर्णा कहते थे, दीदी ही किचन संभालती थी हमारे घर का पूरा। जब से मम्मी की 4-5 साल से तबीयत ख़राब हुई थी, हार्ट अटैक आया था, तब से दीदी ही पूरे घर की सब कुछ होल एंड सोल थी। तो उनके जाने से बिल्कुल हम लोग का घर अब बिखर गया है, बर्बाद हो गया है। बच्चे दोनों अनाथ हो गए, उनके फादर पहले से नहीं हैं, अब मम्मी भी नहीं रही। कुछ भी हम लोग कुछ भी करें, मौसी और पूरा परिवार एक तरफ होता है। देखिए, माँ ही होती हैं, उनके जाने का दुख आप बता नहीं सकते। हम अपनी माँ के जाने का दुख नहीं सह पा रहे हैं इस उम्र में, तो सोचिए जो 18 साल का बच्चा है, जो 22 साल की बेटी है, वो कैसे ये सह पा रहे होंगे। पिताजी की भी तबीयत स्टेबल है, घर पे है। लोग फालतू में अफवाह ये फैला रहे हैं कि पिताजी बहुत सीरियस हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनको कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। फिर ये न्यूज़ आई कि नहीं, वो एडमिट हो गए हैं किसी हॉस्पिटल में। तो प्लीज़ मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि ऐसा मत करिए, हम लोग और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ऐसी बातों से, क्योंकि ऐसे में फिर बहुत सारे फ़ोन और ये सब चीज़ें भी हम लोग को अटेंड करनी पड़ती हैं। प्रशासन से होता है, शासन के लोग पहुँच जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में, पिताजी के शिष्यों में भगदड़ मच जाती है क्या हुआ। तो ऐसा मत करिए, पिताजी ठीक हैं। मानसिक रूप से भी देखिए आदमी बीमार होता है, तो वो अभी उसी स्थिति में है। वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से टूट गए हैं, पर फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ हैं, आइसोलेशन में हैं बस। और भगवान की कृपा रही तो हम लोग संभलने की कोशिश करेंगे। तो आपने कंप्लेंट, जैसे आप बता रही हैं कि दर्ज की है और इसके ऊपर एक कमेटी भी गठित हुई है, तो अभी तक कोई एक्शन लिया गया है अस्पताल के खिलाफ? अभी हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, क्योंकि आज के पेपर में भी बस यही आया है कि 5 सदस्यीय एक डॉक्टर की कमेटी गठित की गई है और ये लोग जांच करेंगे। डॉक्टर से भी बात करेंगे, हॉस्पिटल प्रशासन से बात करेंगे, हम परिवारजनों से बात करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बस इंतज़ार है, और हमें और पिताजी को, पूरे परिवार को भरोसा है हमारे सरकार पे, प्रशासन पे, कि वो लोग ज़रूर सही न्याय करेंगे मेरी दीदी का। एक आखिरी सवाल, पंडित जी जो हैं वो 2014 के चुनाव में मोदी जी के प्रस्तावक भी रहे हैं। आपने ये जो पूरी घटना है, ये क्या प्रधानमंत्री जी और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको बताई है? देखिए, हमने फ़ोन पर तो सूचित कर दिया था, और एक रिटर्न भी हम लोग मेल कर चुके हैं। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मेल के थ्रू भी बताया जा चुका है, और फ़ोन के थ्रू भी वहाँ तक सूचना भेजी जा चुकी है। साथ ही क्योंकि PMO ऑफिस पहले से ही सक्रिय था, खुद मोदी जी का फ़ोन आया था, इसलिए उनकी जानकारी में तो सब कुछ है, और उम्मीद की जा सकती है कि वो ज़रूर पूरा प्रयास करेंगे कि पिताजी को न्याय मिले, हमारी दीदी का पता चले कि उनके साथ हुआ क्या था। हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन एक परिवार का सदस्य होने के नाते हमें ये पूरा हक है जानने का कि उन 6-7 दिनों में दीदी का ट्रीटमेंट क्या चला, कैसा चला, कौन कौन सी दवाइयाँ सुइयाँ दी, क्या उनके टेस्ट का रिपोर्ट रहा, और पूरी हमें फुटेज चाहिए, अनकट फुटेज चाहिए। हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया होगा मेरी दीदी का, क्योंकि दीदी इतनी ख़राब स्थिति में नहीं थी, वो अपने पैरों पर चल के हॉस्पिटल गई थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें स्ट्रेचर पर लेके गया था कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी, सिर्फ वॉमिटिंग की शिकायत थी। तो कई मायनों में आप मान रही हैं कि जो आपकी दीदी की हालत है या जो उनकी मृत्यु हो गई है, उसकी जिम्मेदार जो हैं वो अस्पताल प्रशासन भी है, उनका जो रवैया रहा है, मनमानी रवैया रहा है, वो भी पूरा जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल हम लोग का दर्द नहीं समझ रहे थे कि हम लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जिस दिन मेरी
मतलब मम्मी का तीसरा दिन था, त्रिरात्रि थी, हम लोगों ने 3 दिन में उनका तेरही का काम कर दिया था। उसी दिन पता चला कि वो एक्सपायर हो गए। तो सोचिए, एक तरफ मम्मी का एडमिट होना, उनकी तबीयत खराब होना, उनका क्रियाकर्म करना, और दूसरी तरफ हम लोग हाथ जोड़ रहे थे डॉक्टर को कि एक बार दीदी को दिखा दीजिए, एक बार शक्ल देख लें कैसी है वो, किस हाल में है वो। उनको एक बार भी नहीं लगा कि इस उम्र में पिताजी 4 बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहनें आके नीचे रो रही हैं, बच्चे जाके वहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार दिखा दीजिए। क्या आपत्ति थी उन्हें दिखाने की? अब ठीक है, आप पैसे ही ले लेते, पीपीई किट पहना के जाके एक बार दिखा देते। हो सकता है दीदी कुछ कहना चाहती हो, उनको उनके भी कुछ मन में हो रहा हो, घबरा तो वो भी रही होंगी मम्मी के बारे में सोचकर। तो ये हमारे साथ ही पंडित छन्नू लाल मिश्रा जी की छोटी बेटी नम्रता मिश्रा, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह सरकारी अस्पतालों में बेड खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते जो आम जनता है उसे निजी अस्पतालों का रास्ता नापना पड़ रहा है। वहाँ पे जाकर उनको निजी अस्पताल में ज़्यादा पैसे देकर इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं हमने ये भी जाना कि निजी अस्पताल किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, पैसा जब्त कर रहे हैं, एक तरह की लूट मची हुई है। उन्होंने कोविड जैसी महामारी, इस आपदा को अवसर में बदल दिया है अपने लिए। एक एक दवाई, एक एक इंजेक्शन के लिए 40-40 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। लोगों को, परिवार वालों को, परिजनों को उनके मरीजों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और मिलने दिया जा रहा है तो उसके लिए भी पैसा लिया जा रहा है। डेड बॉडी नहीं दी जा रही है जब तक आप पैसा नहीं दे देते। नम्रता जी ने हमें ये भी बताया कि अभी तक उनको बिल तक नहीं दिया गया है कि कितना पैसा खर्चा हुआ, सिर्फ मौखिक बता दिया गया है कि आपको पहले जो आपने 1.5 लाख रुपए जमा किए थे, अब 4 लाख रुपए आपको और जमा करने पड़ेंगे, लेकिन कोई बिल नहीं दिया गया है। योगी आदित्यनाथ बार बार बोलते हैं कि पर्याप्त बेड है, लेकिन आप देख सकते हैं सरकारी अस्पतालों में लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे। वहीं योगी जी एक और बात कहते हैं कि अगर निजी अस्पताल मनमानी करते हैं और किसी तरह की लूट करते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर 5 सदस्यीय कमेटी तो गठित कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है या फिर अस्पताल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये हाल है मोदी जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी, खुद के क्षेत्र वाराणसी का। और देख सकते हैं किस तरह योगी सरकार के जो तमाम दावे हैं कि किस तरह से वो निजी अस्पतालों पे अपनी कमान जमाए हुए हैं, उन्हें पता है निजी अस्पतालों में क्या चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा, जहाँ तक नम्रता जी की अगर हम बातों का विश्वास करें तो। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ लॉन्ड्री।